हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 12 सितंबर 2023 और 12 सितंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत मंडपम के वास्तुशिल्प डिजाइन को किसने प्रेरित किया है? व्हाट इंस्पायर्ड द आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ भारत मंडपम? फर्स्ट ऑप्शन है ताजमहल, सेकेंड ऑप्शन है लाल किला, थर्ड ऑप्शन है भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंडपम की अवधारणा, फोर्थ ऑप्शन है कोलोशियम। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, भगवान बसवेश्वर की अनुपम मंडपम की अवधारणा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंडपम की अवधारणा। भारत मंडपम का वास्तुशिल्प डिजाइन इस अवधारणा से प्रेरणा लेता है जो भारत की सभाओं और समारोहों की परंपरा के अनुरूप सार्वजनिक समारोह के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसी उत्पाद के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग क्या दर्शाता है? व्हाट डज दी Geographical indication GI tag signify for a product? फर्स्ट ऑप्शन है यह उत्पाद के उत्पादन वर्ष को इंगित करता है। सेकेंड ऑप्शन है यह उत्पाद का ब्रांड नाम दिखाता है। थर्ड ऑप्शन है यह उत्पाद के पोषण मूल्य को दर्शाता है। फोर्थ ऑप्शन है यह उत्पाद की भौगोलिक उत्पत्ति और अद्वितीय गुणों को इंगित करता है। बताइएगा दोस्तों, किसी उत्पाद के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग क्या दर्शाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यह उत्पाद की भौगोलिक उत्पत्ति और अद्वितीय गुणों को इंगित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं अब। भौगोलिक संकेत GI टैग एक विशिष्ट चिन्ह है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी उत्पाद की उत्पत्ति का संकेत देता है और उस क्षेत्र से जुड़े उसके अद्वितीय गुणों को उजागर करता है। यह उत्पाद की प्रामाणिकता और विरासत पर जोर देते हुए नकल और अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारत मंडपम का वास्तुशिल्प आकार किससे मिलता जुलता है? व्हाट डज द आर्किटेक्चुरल शेप ऑफ भारत मंडपम रिसेंबल? फर्स्ट ऑप्शन है एक कमल का फूल, सेकेंड ऑप्शन है एक शंख, थर्ड ऑप्शन है भारतीय ध्वज, फोर्थ ऑप्शन है ताज महल। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक शंख। भारत मंडपम का वास्तुशिल्प आकार एक शंख का मिलता जुलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं अब। भारत मंडपम का वास्तुशिल्प डिजाइन शंख या शंख के सरुचिपूर्ण रूप जैसा दिखता है। यह अद्वितीय डिजाइन तरलता और अनुग्रह का प्रतीक है जो नई दिल्ली के माध्यम से यमुना नदी के घुमावदार रास्ते को प्रतिबंधित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कौन सा क्षेत्र चौकुवा चावल की खेती और GI टैग के पुरस्कार के लिए अद्वितीय है? विच रीजन इज यूनिक फॉर द कल्टीवेशन ऑफ चौकुवा राइस एंड इट्स अवार्ड ऑफ द GI टैग? फर्स्ट ऑप्शन है गंगा नदी क्षेत्र, सेकेंड ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र, थर्ड ऑप्शन है सिंधु नदी क्षेत्र, फोर्थ ऑप्शन है यमुना नदी क्षेत्र।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, कौन सा क्षेत्र चौकवा चावल की खेती और जीआई टैग के पुरस्कार के लिए अद्वितीय है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्रा नदी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? ब्रह्मपुत्रा नदी क्षेत्र है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। चौकवा चावल की खेती ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र के अद्वितीय भौगोलिक क्षेत्र में की जाती है। इस क्षेत्र में असम में तिनसुकिया, धेमाजी और डिब्रूगढ़ जैसे स्थान शामिल हैं। इस क्षेत्र की विशिष्टता चौकवा चावल की विशिष्टता में योगदान करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कार्यक्रम के दौरान तिमोर लेस्ते में दूतावास खोलने के भारत के फैसले की घोषणा की है? ड्यूरिंग विच इवेंट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस इंडिया डिजाइन टू ओपन एन असेंबली इन तिमोर लेस्ते? फर्स्ट ऑप्शन है G20 शिखर सम्मेलन, सेकेंड ऑप्शन है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, थर्ड ऑप्शन है आसियान भारत शिखर सम्मेलन, फोर्थ ऑप्शन है सार्क शिखर सम्मेलन। बताइएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कार्यक्रम के दौरान तिमोर लेस्ते में दूतावास खोलने के भारत के फैसले की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आसियान भारत शिखर सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है दोस्तों? आसियान भारत शिखर सम्मेलन है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। इंडोनेशिया के जकार्ता में वार्षिक आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिमोर लेस्ते के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। भारत ने आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संग क्षेत्र के साथ संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए तिमोर लेस्ते में एक दूतावास खोलने का फैसला किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा का मुख्य फोकस क्या है? व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन? फर्स्ट ऑप्शन है अफ्रीका में आर्थिक विकास, सेकेंड ऑप्शन है प्रवासियों के लिए मानवाधिकार संरक्षण, थर्ड ऑप्शन है जलवायु प्रेरित प्रवासन चुनौतियों का समाधान, फोर्थ ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते को बढ़ावा देना। बताइएगा दोस्तों, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जलवायु प्रेरित प्रवासन चुनौतियों का समाधान। क्या हो जाएगा दोस्तों? जलवायु प्रेरित प्रवासन चुनौतियों का समाधान। चलिए अब इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। KDMECC का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और मानव गतिशीलता के बीच जटिल संबंधों को संबोधित करना है, विशेष रूप से पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होने वाली प्रवासन चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना है। यह सदस्य देशों को जलवायु प्रेरित प्रवासन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक कार्य उन्मुख ढांचा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हबल स्पेस टेलीस्कोप आकाशीय पिंडों की उच्च रिजोल्यूशन छवियां प्रदान करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। यह मुख्य रूप से विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में संचालित होता है? द हबल स्पेस टेलीस्कोप इज रिनोल्ड फॉर इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन इमेज ऑफ celestial object. It operates primarily in which part of the electromagnetic spectrum? फर्स्ट ऑप्शन है रेडियो तरंगे, सेकेंड ऑप्शन है इंफ्रारेड, थर्ड ऑप्शन है परावैंगनी, फोर्थ ऑप्शन है दृश्यमान प्रकाश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दृश्यमान
प्रकाश। क्या हो जाएगा दोस्तों? दृश्यमान प्रकाश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप मुख्य रूप से विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य प्रकाश भाग में संचालित होता है। इसकी उच्च रिजोल्यूशन छवियां आकाशगंगाओं, निहारिकाओं और सितारों जैसी आकाशीय वस्तुओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जिससे खगोलविदों को ब्रह्मांड के रहस्यों का अध्ययन करने में मदद मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, तिमोर लेस्ते प्रारंभ में आसियान में कब शामिल हुआ? व्हेन डिड तिमोर लेस्ते इनिशियली ज्वाइन एशियन? फर्स्ट ऑप्शन है 1999 में, सेकेंड ऑप्शन है 2002 में, थर्ड ऑप्शन है 2022 में, फोर्थ ऑप्शन है 2010 में। तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों, तिमोर लेस्ते प्रारंभ में आसियान में कब शामिल हुआ? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2022 में। कब हुआ दोस्तों? 2022 में यह शामिल हुआ था। चलिए अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। तिमोर लेस्ते शुरुआत में 2022 में एक पर्यवेक्षक के रूप में आसियान में शामिल हुआ। इसके बाद यह आसियान का पूर्ण सदस्य बन गया, जिसने इस प्रभावशाली क्षेत्रीय समूह के भीतर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में ऑफलाइन भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा ₹200 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज आरबीआई रिसेंटली इंक्रीजेज द अपर लिमिट फॉर ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन फ्रॉम 200। फर्स्ट ऑप्शन है 300, सेकेंड ऑप्शन है 400, थर्ड ऑप्शन है 500 और फोर्थ ऑप्शन है 600। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 500। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ऑफलाइन भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा ₹200 से बढ़ाकर ₹500 कर दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ऑफलाइन भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा ₹200 से बढ़ाकर 500 कर दी है। इसका मतलब है कि उपभोक्ता अब सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन के बिना ₹500 तक का ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं। इस बदलाव का उद्देश्य उपयोगकर्ता की सुविधा बढ़ाना और डिजिटल भुगतान अपनाने को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, वैश्विक वित्तीय संकट के जवाब में 2008 में किस देश ने पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? विच कंट्री होस्ट द फर्स्ट एवर G20 समिट इन 2008 इन रिस्पॉन्सिबल टू द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस? फर्स्ट ऑप्शन है जर्मनी, सेकेंड ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है चीन, फोर्थ ऑप्शन है इटली। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, वैश्विक वित्तीय संकट के जवाब में 2008 में किस देश ने पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किसने की है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2008 में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। उस समय उभरे वैश्विक वित्तीय संकट के जवाब में 2008 में पहला G20 शिखर सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे दोस्तों, और क्लास बहुत हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।